देश की राजनीति एक बार फिर से लालू यादव के इर्द गिर्द घूमने लगी है। विपक्षी एकता की मुहिम भले ही जेपी की धरती से शुरू हुई, लेकिन सूत्रधार लालू यादव बने। लालू यादव ने धमाकेदार तरीके से सक्रिय राजनीति में वापसी की और अपने पुराने अंदाज में भी दिखे। विपक्षी एकता की मुहिम को लालू यादव ने एक तरीके से दिशा देने का भी काम किया। राजधानी पटना में बीते दिनों विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। इस पर पूरे देश की नजरें थीं। उससे भी ज्यादा नजरें आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर टिकी थी। अरसे बाद लालू किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। शाम होते होते एक बार फिर ये साफ हुआ कि लालू यादव बिहार में सत्ता में रहे या न रहे, लेकिन बिहार की राजनीति की सबसे मजबूत धुरी में से एक है। लालू प्रसाद के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मीटिंग में शामिल होने वाले राजनीतिक दलों के जितने भी प्रमुख नेता बिहार आए, उनमें से ज्यादातर ने लालू प्रसाद यादव से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन या फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, इन सब ने मीटिंग में जाने से पहले लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने तो लालू यादव के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिए। प्रदेश की राजनीति में लालू यादव का सन 2016 में आया वो बयान भी काफी चर्चित रहा, जब उन्होंने कहा था कि नीतीश बिहार देखेंगे और लालटेन लेकर देश भ्रमण पर निकलूंगा। इस बयान से ठीक उल्टा लालू ने जहां खुद को बिहार में सीमित कर लिया है, तो वहीं नीतीश कुमार बिहार से निकलकर देश की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। राजद सूत्रों के मुताबिक देश की राजनीति में लालू खुद एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में रखेंगे। इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा, चंद्रशेखर और बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले लालू प्रसाद जानते हैं कि देश में बीजेपी का प्रभाव कम करना अकेले उनके बूते की बात नहीं, इसीलिए वो नीतीश कुमार को आगे कर रहे हैं। बहरहाल, पटना में विपक्षी बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया। आते के साथ उन्होंने कहा कि वो एकदम फिट हैं और अब वो बीजेपी को फिट कर देंगे। वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की शादी की बात भी छेड़ दी। उन्होंने कहा कि राहुल जी अब आप शादी करिए, हम लोग बाराती चलेंगे। हालांकि उनके बयान के कुछ अलग मतलब भी है। कहीं ना कहीं लालू यादव ने इशारों में बता दिया है कि मोदी के सामने पीएम पद के लिए राहुल गांधी ही 24 में विपक्ष का चेहरा होंगे। कोविड-19 अस्पताल घोटाले में शिवसेना यूबीटी के करीबियों पर ईडी की जांच को लेकर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया है। मामले में उद्धव का कहना है कि बीएमसी के कोविड खर्च की जांच हो रही है, तो पीएम केयर फंड्स की भी जांच की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, मामले में पूर्व सीएम ने नागपुर, पिंपरी चिंचवड़ और पुणे के नगर निकाय के साथ साथ यूपी और गुजरात सरकार की भी जांच कराने की मांग उठाई है, जिनका नेतृत्व बीजेपी कर रही है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ठाकरे ने ठाणे नगर निकाय की भी जांच की मांग उठाई, जिस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का नियंत्रण था। बता दें, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे का कहना था कि सरकार को कोविड महामारी के दौरान बीएमसी के कामकाज की जांच कराने की चुनौती दी। उस वक्त महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन कानून लागू थे और खतरनाक स्थिति के मद्देनजर नियम कायदों के परे जाकर लोगों की जान बचाने की आवश्यकता थी। हम किसी जांच से नहीं डरते और अगर आप जांच करवाना चाहते हैं तो आपको ठाणे नगर निगम, पिंपरी चिंचवड़, पुणे और नागपुर नगर निकाय की भी जांच करानी चाहिए। पीएम केयर फंड्स की भी जांच कराई जानी चाहिए। पीएम केयर फंड्स किसी जांच के दायरे में नहीं आता। लाखों और करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए। कई वेंटिलेटर्स सही से काम नहीं कर रहे थे। हम भी जांच कराएंगे। टाटा समूह ने पीएम केयर फंड्स में करोड़ों रुपए दिए और महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं ने राज्य में योगदान नहीं दिया, बल्कि पीएम के फंड में योगदान दिया। पीएम केयर फंड्स के तहत दिए गए वेंटिलेटर काम करने की स्थिति में नहीं थे। पीएम केयर फंड्स पर सवाल उठाते हुए उद्धव यहीं नहीं रुके। मामले में बीजेपी और पीएम मोदी को घेरते हुए उन्होंने आगे कहा कि अगर पीएम का फंड जांच के दायरे में नहीं आता तो इसका नाम पीएम फंड क्यों रखा गया? क्या पीएम का मतलब कॉमेडियन प्रभाकर मोर फंड है? यहाँ के कुछ बीजेपी विधायकों ने भी महाराष्ट्र में भुगतान किए बिना प्रभाकर मोर केयर फंड में पैसे दिए, तो वो पैसा कहाँ गया? लाखों वो करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए। महाराष्ट्र को जो वेंटिलेटर दिए गए वे खराब थे। आप हमारी जांच जरूर करें, लेकिन हम भी आपकी जांच करेंगे। क्यों नहीं? महामारी के दौरान काम की सराहना की गई और वो सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में नंबर 1 पर थे। ये उनकी मुख्य चिंता है। वे ये पचा नहीं पा रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया और इसीलिए जांच के पीछे पड़े हुए हैं। ये खर्च पीएम के निर्देशों के अनुसार महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत किए गए थे।
गौरतलब है कि बीएमसी कोविड घोटाले मामले में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान को ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। बता दें कि ईडी ने बुधवार को कारोबारी सुजीत पाटकर और अन्य के खिलाफ कथित कोविड केंद्र घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में मुंबई में 15 स्थानों पर छापेमारी की। पाटकर शिवसेना नेता संजय राउत के करीबी माने जाते हैं। मौजूदा वक्त में भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर कौन है? असदुद्दीन ओवैसी, आजम खान, बदरुद्दीन अजमल या फिर इमरान प्रतापगढ़ी? ये सवाल आजकल खूब चल रहा है। न्यूज डिबेट से लेकर पॉलिटिकल रैली में खूब बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई बड़ा लीडर है या नहीं। हर पार्टी कहती है कि हमारे पास है, हम हैं हितैषी। अभी ट्विटर पर जुबैर मेमन नाम के एक यूजर ने यही सवाल किया, जो जवाब आया, मुझे नहीं लगता कि उससे खुद जुबैर शायद संतुष्ट होंगे। जवाब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं जुबैर के बारे में बता देता हूं। इनके प्रोफाइल में पॉलिटिकल एनालिस्ट लिखा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी के नेशनल स्पोक्सपर्सन भी हैं। इसके अलावा बैनर में असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM की फोटो लगी है और इस फोटो को ही देखकर मैंने कहा था कि पोल का जो रिजल्ट आया है वो इन्हें पसंद नहीं आया होगा। पोल में सवाल किया गया था कि मौजूदा वक्त में भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर कौन है। इसके जवाब के लिए 4 ऑप्शन दिए थे। पहले ऑप्शन थे ओवैसी, जिन्हें 27.8% वोट मिले। दूसरे ऑप्शन थे बदरुद्दीन अजमल, जिन्हें 1.5% वोट मिले। तीसरे ऑप्शन थे आजम खान, जिन्हें 1.9% वोट मिले। और चौथे नंबर पर थे कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्हें मिले थे 68.9% वोट। माने जिन यूजर्स के पास ये ट्वीट गया उन्हें लगता है कि इमरान प्रतापगढ़ी मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं। इमरान प्रतापगढ़ी की बात करें तो 1987 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जन्मे इमरान एक शायर हैं। 2018 में उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी और वहीं से उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया था। इसके बाद 2019 में उन्होंने मुरादाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पर। फिर 2021 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष बने और इसके बाद 2022 में महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद के तौर पर राज्यसभा में मौजूद हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने कहा कि उन्होंने ट्रायल में छूट नहीं मांगी। तीनों पहलवानों ने कहा, हम धरने में थे, इसीलिए हमने सिर्फ ट्रायल के लिए समय मांगा है, इससे छूट नहीं मांगी है। छूट का झूठ फैलाया जा रहा है। ये झूठ बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त फैला रहे हैं। बजरंग पुनिया ने दत्त को चुनौती देते हुए कहा, योगेश्वर खुद एक पंचायत बुला लें, उस पंचायत में हम भी शामिल होंगे, वहां हम अपना मांग पत्र दिखाएंगे। अगर उसमें ये बात होगी कि हम ट्रायल नहीं देंगे तो हम कुश्ती ही छोड़ देंगे। हम बेशक बर्बाद हो जाएं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। बृजभूषण को जेल भिजवाकर ही हम दम लेंगे। हम चुप नहीं हुए हैं, बल्कि हमें चार्जशीट का इंतजार है। चार्जशीट पढ़ने के बाद ही हम बताएंगे कि हमें धरना देना है, सड़क पर बैठना है या जिंदगी दांव पर लगानी है। वहीं पानीपत पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6 पहलवानों को विशेष छूट दिए जाने के मामले में कहा कि यह फैसला इंडियन ओलंपिक संघ की एडहॉक कमेटी का है। सभी निर्णय उन्हीं के हैं, भारत सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। तीनों पहलवानों के बाद रात करीब 9:30 बजे योगेश्वर दत्त सोशल मीडिया पर लाइव हुए। उन्होंने कहा कि इन पहलवानों का ट्रायल होना ही चाहिए, नहीं तो सबको ऐसी छूट मिलनी चाहिए। विनेश ने कहा था कि योगेश्वर कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के इशारे पर ये हम पर निशाना साध रहे हैं। इसके जवाब में योगेश्वर ने कहा, मेरे पास सरकार का कोई पद नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं मिलती जो सरकार के हक में बोलूंगा। पहलवान होने के नाते मेरी सोच है और मैं वही कह रहा हूँ। बिहार के किशनगंज जिले में मेची नदी पर ठाकुरगंज से बहादुरगंज के बीच बन रहे पुल का पिलर शनिवार को धंस गया, जिसके बाद अब इस मामले में बिहार के डिप्टी सीएम और पथ निर्माण विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि यह केंद्र सरकार की परियोजना है। ऐसे में एजेंसी और अधिकारियों को श्रेय और दंड देने का सर्वाधिकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि यह केंद्र सरकार के अधीन भारतमाला परियोजना के अंतर्गत NHAI द्वारा निर्माणाधीन पुल है। इसका बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग से कोई संबंध नहीं। इस परियोजना के निर्माण से संबंधित एजेंसी और अधिकारियों को श्रेय और दंड देने का सर्वाधिकार NHAI का है। गौरतलब है कि किशनगंज के गलगलिया से अररिया तक NH 327E के चौड़ीकरण में मेची नदी पर निर्माणाधीन पुल का पाया धंस गया। जानकारी के मुताबिक GR इंफ्रा कंपनी 1546 करोड़ की लागत से 94 किलोमीटर लंबे गलगलिया से अररिया के बीच NH 327E का चौड़ीकरण का काम कर रही है। इस सड़क पर दर्जन भर नए पुलों का निर्माण होना है। महत्वपूर्ण पुलों में एक किशनगंज से ठाकुरगंज प्रखंड से बहादुरगंज प्रखंड के बीच गौरीचक स्थित मेची नदी पर भी 6 स्पैन का पुल बना है। इसी निर्माणाधीन पुल का पाया शुक्रवार को धंस गया।
सरप्राइज विजिट की हुई है। कोस्टल हाईवे पर गया था, वहाँ 2 स्पॉट मैंने देखे। ये मिलन सबवे है, यहाँ थोड़ी भी बारिश होती है तो यातायात रुक जाती, ट्रैफिक जाम होती, लेकिन 70 mm बारिश 1 घंटे में गिरने के बावजूद आज यहाँ पर ट्रैफिक आप देख रहे हैं स्मूथ शुरू है। और इसका मतलब क्या है, यहाँ जो पानी जमा होता है वो पानी पंप करके इस बाजू के नाले में पाइपलाइन द्वारा स्टोरेज टैंक में जाता है और वहाँ से वो समुद्र में जाता है। जब हाई टाइड होता है तो पानी बैक नहीं मारना चाहिए, इसलिए फ्लड गेट भी लगाए हैं और ये सिस्टम बराबर कार्यरत है। ऐसी सिस्टम पूरे मुंबई में लगाने की सूचना ऑलरेडी पहले दे दी है और हमारे सभी अधिकारी ऑन फील्ड है। सब अधिकारी से मैं बार बार लगातार बात कर रहा हूँ। कमिश्नर है, चहल है और वेलारासू है, और मैं खुद ही ये जहाँ बारिश होता है ज्यादा वहाँ के क्या सिच्युएशन है, वहाँ के क्या हालात है, इसका जायजा मैं खुद ले रहा हूँ। अशा प्रकारे सरप्राईज विजिट आहे महिने जारी रहेगा। बिलकुल जहाँ देखो, खरं म्हणजे सरप्राईज विजिट म्हणजे कुणावर अविश्वास असं नाही आहे। मला बघायचं होतं की प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते की नाही, आणि बघितलं तर मिलन सभेची ट्रॅफिक सुरू आहे आणि म्हणून अधिकाऱ्यांनी त्यांचं काम चांगलं केलं। जिथे अंमलबजावणी नाही होणार तिकडे कारवाई करणार आपने जनता को आश्वासन दिया। अरे भैया, जहाँ अच्छा काम होगा वहाँ तो सत्कार करना ही है। जहाँ अगर कोई लापरवाही होती है तो कार्रवाई भी होगी।